हेलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है वो होता क्या है। हम आपको ले चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे और आपको समझाते हैं कि ये इफ़ेक्ट है क्या। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की कहानी क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, अब देखो इस इफ़ेक्ट में एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली होता ये है कि अगर हम लोग एक मेटेलिक सरफेस लेते हैं, एक मेटल लेते हैं और मेटल के सरफेस पर लाइट को फॉल कराते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग एक मेटल का सरफेस ले रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये मेटेलिक सरफेस आपका है, मान लो ये आपका मेटेलिक सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मेरा पड़ा हुआ है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक मेटेलिक सरफेस पे है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जो मेटेलिक सरफेस है, मान लो कि अगर वहाँ पे आपका सनलाइट फॉल होता है, यहाँ से रेडिएशन आपका आता है, यहाँ से आपका रेडिएशन आता है और वो एनर्जी जो होता है वो एच म्यू के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और अपने सरफेस से छोड़ करके बाहर चला जाता है, वो इजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के आने वाले एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और अपने स्टेट को, अपने एनर्जी लेवल को छोड़ के बाहर चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पूरी इफ़ेक्ट को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि अगर हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट दिया जाए, मान लो यहाँ पे ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये इलेक्ट्रॉन अब इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाए, बाहर जाना स्टार्ट हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये कहलाता है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो वो उसके मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम दे रहे हो, ठीक है, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम दे रहे हो, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, तो उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी पर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। फिर से सुनो, जो इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है, अगर वो फ्रीक्वेंसी से आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लाइट से मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो पहला कंडीशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी आ रही है लाइट की, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो वो लाइट इजेक्ट नहीं होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरा पॉइंट ये बताता हूँ कि दूसरे पॉइंट में ये कहता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा उसको फ्रीक्वेंसी मिली, इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट होना स्टार्ट कर दिया सरफेस से, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर इजेक्ट होना स्टार्ट कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट कर रहा है तो कुछ एनर्जी को लेके जा रहा है, कुछ एनर्जी को ले जा रहा है, ठीक है। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। बिना काइनेटिक एनर्जी का वो बाहर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी की कहानी क्या होता है। देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि वो मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं।
दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि वो मिनिमम एनर्जी जो सनलाइट से, जो फोटोन से आ रहा है, फोटोन की जो एनर्जी हो रही है, वो एनर्जी जिस एनर्जी पर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इजेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, सरफेस को छोड़ के निकलना स्टार्ट कर देता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या होता है ये? थ्रेशोल्ड एनर्जी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो आप एक इन हग अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किए, सप्लाई करने के बाद कुछ एनर्जी इसने खर्च कर लिया निकलने के लिए, और कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हुआ, तो जो टोटल एनर्जी यहाँ से देखो, ये निकला, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकल रहा है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो क्या लेके जा रहा है? कुछ एनर्जी को लेके जा रहा है। मतलब कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पे अगर मान लो टोटल जो एनर्जी आ रही है, फोटोन से जो एनर्जी आ रही है, मेरी बात समझना, जो फोटोन से एनर्जी आ रही है बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो दो भागों में बट गया। पहला भाग ये कि वो एनर्जी जो खर्च कर रहा है, जो स्पेंड कर रहा है, क्या काम करने के लिए? इजेक्ट होने के लिए, रिमूव होने के लिए, मेटल के सरफेस से हटने के लिए, निकलने के लिए जो एनर्जी खर्च किया, वो आपका एनर्जी हो गया। और कुछ एनर्जी उसने लेके बाहर जाने में खर्च किया, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों एनर्जी को लेकर के कुछ एनर्जी जो है इसने खर्च कर लिया कि अपने मेटेलिक सरफेस से सेपरेट हो जाएं। मेटेलिक सरफेस से जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग फोर्स है, मेटल के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स को कम करने के लिए जो एनर्जी लगा, वो एनर्जी आपका ये हुआ, वो एनर्जी आपका ये हुआ। ये क्या कर रहा है? जो बाइंडिंग फोर्स है बेटा, जो बाइंडिंग फोर्स है, किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकाल रहे हो। तो उस बाइंडिंग फोर्स को क्या किया इस एनर्जी ने? उस बाइंडिंग फोर्स को इस एनर्जी ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो एनर्जी लगाया, वो बाइंडिंग एनर्जी को, बाइंडिंग फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में खर्च कर दिया, और जो एनर्जी बचा उस एनर्जी को लेकर के वो बाहर चला गया, जिसको काइनेटिक एनर्जी के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो यहाँ पर, कि जो एनर्जी उसने लेके गया, जो एनर्जी वो लेके जा रहा है, यहाँ समझो मेरी बात को, जो एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, वो एनर्जी क्या है? ये टोटल एनर्जी जो है, वो टोटल एनर्जी जो है बेटा, टोटल एनर्जी, एक तो इसको निकलने में खर्च किया, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, और एक काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो इसी चीज़ को मैं आपको चलिए आगे थोड़ा डिटेल यहाँ समझाता हूँ कि जो टोटल एनर्जी उसको दिया गया, टोटल एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी है एचम्यू, वो क्या किया बेटा? यहाँ दो भागों में टूट गया। एक एनर्जी तो उसको बाइंडिंग फोर्स को तोड़ने के लिए खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स कम करके निकलने के लिए खर्च कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए खर्च कर रहा है, और एक एनर्जी को लेके जा रहा है वो इजेक्ट होकर के। ठीक है, उसी की वजह से तो फोटो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो फोटोन लेके जा रहा है, जो एनर्जी लेके जा रहा है, वो ये काइनेटिक एनर्जी को लेके जा रहा है। तो टोटल एनर्जी जो आ रहा है वो आपका दो भागों में बट गया, एक हो गया वर्क फंक्शन, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन जो यूज हुआ वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर होने के लिए किया गया, बाइंडिंग फोर्स को कम करने के लिए किया गया, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए, बाहर जाने के लिए लेके गया वो इस काइनेटिक एनर्जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचम्यू जो होता है वो एचम्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। अब अगर हम लोग उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है ये फाइंड करना चाहें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? एचम्यू माइनस एचम्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो,
न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको वेवलेंथ दे दिया है, अगर आपको वेवलेंथ दे दिया तो एच कॉमन ले लीजिए, म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा। आप एक बात और जानते हो कि जो म्यू होता है वो सी बाई लैम्डा होता है, जो म्यू नॉट होगा वो सी बाई लैम्डा नॉट होगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुटअप अगर कर दिया जाए यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी जो होएगा ये क्या होगा, सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। अब आप सी को कॉमन तो ले सकते हो, कॉमन ले लिया जाए, है ना, कॉमन ले लिया जाए तो एच सी और 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला है, एकदम बारूद फार्मूला, जिससे आप सवाल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मैंने EMI लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को अगर तोड़ करके सॉल्व किया जाए, ये है तो हाफ mv² है। ठीक है, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो यहाँ से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो उसका, ये ध्यान देना। अब जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, लाइट फॉल कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता ही नहीं है। जो इंटेंसिटी है, जैसे अगर हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, देखो जब फार्मूला क्या मैंने बोला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट मैंने बोला। तो यहाँ ये बोला जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, एकदम आपको बारूद चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, तो अगर ग्राफ को देखा जाए ऐसे, मान लो यहाँ पर अगर हम म्यू लिख दें, यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख दें, एच को आपको पता है एच क्या है, एच तो प्लाइंग कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो देखोगे क्या कि देखोगे यहाँ पर इस तरीके से आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और अगर यही उल्टा करके सॉल्व किया जाए, अगर डायग्राम को अपोजिट कर दिया जाए, अगर हम लोग डायग्राम को अपोजिट कर दिया, जैसे इस तरीके से हम कर दें, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये एच म्यू है, और यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से आ सकता है, ऐसे आ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपका तो बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिल रही है, ये सैचुरेटेड मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल। आप न्यूमेरिकल इस पर करिए, न्यूमेरिकल अच्छा आता है, न्यूमेरिकल बढ़िया आता है। एक बार मैं आपको पूरा ये समराइज करा दे रहा हूँ। मैंने आपको क्या समझाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने कहा कि जब किसी मेटेलिक सरफेस पर फोटान पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस या इफेक्ट। लेकिन इसमें मैंने आपको एक बात समझाया कि इलेक्ट्रॉन अपने खुद से तो निकलेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वह इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब आप उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तभी वह इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, तो इजेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए आप क्या है, अगर कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका जो है ज़्यादा है। और ये आप जो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एनर्जी की भी बात कर लिया जाए। जो एनर्जी इसको दिया जाए, वो मिनिमम एनर्जी, जिस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी एट विच द इलेक्ट्रॉन विल सेपरेट फ्रॉम द बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स को कम करके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, उनके बीच जो फोर्स है, फोर्स को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च करते हैं, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जब उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे तब तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट करेगा, इजेक्ट करके काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर जाता है। तो मैंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन एनर्जी मिल रहा है, वो एनर्जी दो भागों में चल रहा है, दो भागों में टूटा। आया तो सूर्य से, सनलाइट से। कुछ एनर्जी जो है फोर्स को कम करने के लिए किया गया, कौन से फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खर्च किया। और कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर चला गया, है ना। तो उस
टोटल एनर्जी को दो भागों में हम लोग खर्च करते हैं, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में और एक इलेक्ट्रॉन लेके जो जाता है मेटेलिक सरफेस से भाग के जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं टोटल एनर्जी जो सनलाइट से मुझे मिलता है, जो मुझे सनलाइट से आता है मेरे पास। अब सुन लो ध्यान से, तो एच म्यू क्या है, एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी को निकालना हो तो दोनों में डिफरेंस निकाल लो, दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा एच म्यू सी बाई लैम्डा, एच म्यू नॉट सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये भी आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आप दोनों में डिफरेंस देख लो, दोनों में जब डिफरेंस देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और मैंने क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो थ्रेशोल्ड मतलब इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होता है उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। यानी अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ रहा है, अगर आपका लाइट इंटेंसिटी लाइट का जो है जो भी है उस पे काइनेटिक एनर्जी का कोई इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इसको भी ग्राफ से समझा दिया कि एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस पर इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फिक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पर एक चीज़ जो है, जो इंटेंसिटी मैंने आपको बताया, इंटेंसिटी का ग्राफ है ये सॉरी आप एक ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था। ये जो है मैंने आपको जो बताया वो इंटेंसिटी की बात मैंने बताया, इंटेंसिटी मैंने आप लाइट की जो इंटेंसिटी है उसकी मैं बात आपको समझाया हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उसका जो फ्रीक्वेंसी की जो बात आएगी, फ्रीक्वेंसी की जो कहानी आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, उसका भी ग्राफ आपको मैं समझा देता हूँ। देखो उसका भी ग्राफ समझा देता हूँ, ठीक है। तो मिस्टेक हो जाता है, इंसान से ही मिस्टेक होता है, तो इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी ले लें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लें, तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो जीरो एकदम हो नहीं सकता, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा ग्राफ और ये म्यू नॉट बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ मिनिमम है। अब उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर जब जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और उसी काइनेटिक एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर वो आपका कुछ नहीं करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, लेकिन जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर जाओगे, ठीक है, ये देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो अब बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी बढ़ रहा है। यहाँ देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू देखो बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये आपका रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी आपका समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आता है और आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है, यूज़फुल है, आप थोड़ा भी लग रहा है आपको कि थोड़ा सा काम आ सकता है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।